नमस्कार दोस्तों। जिसे हम आज इजराइल कहते हैं, सन 1948 से पहले इस भूभाग को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहाँ यहूदी और अरब दोनों ही रहते थे, पर यहाँ कंट्रोल अंग्रेजों का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद जब अंग्रेजों ने इजराइल को छोड़ने का मन बनाया, यहूदी और फिलिस्तीनियों दोनों ने ही इस जमीन पर अपना अधिकार बताना शुरू कर दिया। इसके अलावा यहूदी पूरे विश्व से आकर यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, जिसके कारण फिलिस्तीनी जनता पर बोझ बढ़ रहा था और इनके आपस में संघर्ष के कारण फिलिस्तीनी लोग पड़ोस के मुस्लिम देशों में शरण लेते जा रहे थे। जेरूसलम से 4000 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी अंग्रेज अपना बस्ता बांध रहे थे। भारत के 584 प्रिंसली स्टेट्स अंततोगत्वा दो बड़े पक्षों हिंदू और मुस्लिम में तब्दील हो गए थे। यूनाइटेड नेशन 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन की इस समस्या का एक समाधान निकालता है कि फिलिस्तीन नाम के इस देश के दो भाग कर दिए जाएं, एक अरब बाहुल्य और दूसरा यहूदियों का देश इजराइल। अगर ये प्लान मंजूर हो जाता तो ये दोनों देश इस तरह दिखते। पीला भाग फिलिस्तीन होता और हरा भाग इजराइल। यूएन के इस प्रस्ताव को स्थानीय फिलिस्तीन और आसपास के अरब देश अस्वीकार कर देते हैं। अगर भारत के साथ इसकी तुलना की जाए तो यहाँ अलग राष्ट्र की मांग ही मुस्लिम पक्ष कर रहा था। राष्ट्र के विभाजन को लेकर दोनों ही पक्ष हिंदू और मुसलमान संतुष्ट भी थे। तो मिडिल ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? यहाँ पर मुस्लिमों ने विभाजन को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि जैसे भारत में हिंदुओं को अपने देश से एक भाग निकालकर मुस्लिमों को अलग देश के लिए देना था और जिसके लिए वो तैयार भी हो गए थे, उसी तरह इजराइल में या फिलिस्तीन में ये बड़प्पन मुस्लिमों को दिखाना था और फिलिस्तीन में से एक भाग काटकर इजराइल के लिए अलग करना था। पड़ोसी अरब देशों के बहकावे में आकर स्थानीय फिलिस्तीनी भी इस बंटवारे को अस्वीकार कर देते हैं, पर ये अस्वीकरण आंखें मूंदने से अधिक कुछ भी नहीं था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। इससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र होता है। ठीक ऐसे फिलिस्तीन के साथ भी होना था। उसमें से एक भाग इजराइल बन के स्वतंत्र होना था और दूसरा भाग फिलिस्तीन खुद। 15 मई 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन को अपनी अधीनता से मुक्त करके बाय बाय कर रहे थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही डेविड बेन गुरियन खुद को आजाद इजराइल का पहला प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और उसी रात 5 अरब देश एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। इस तरह पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो जाता है। चलिए उन 5 देशों की ओर नजर डालते हैं जो एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं। इजराइल के दक्षिणी भाग में सिनाई पेनिनसुला से जुड़ा हुआ इजिप्ट यानी मिस्र इजराइल पर आक्रमण के लिए 10,000 सैनिक, 50 टैंक और 18 फाइटर प्लेन भेजता है। इराक 3000 सैनिक और 20 टैंक भेजता है। इजराइल के पूर्व में जॉर्डन नाम का देश है। उस समय इस देश को ट्रांस जॉर्डन नाम से जाना जाता था और इसकी सेना को अरब लीजन कहा जाता था। इसमें ब्रिटिश सैनिक भी थे। अरब लीजन इजराइल में युद्ध के लिए 4500 सैनिकों को भेजता है। इजराइल के उत्तर में स्थित लेबनान और सीरिया भी 3-3 हजार सैनिक भेजते हैं। इन सब का सामना कर रहे एक दिन के इजराइल ने अपने सारे रिसोर्सेस को युद्ध में झोंक दिया और उस समय इजराइल के पास केवल 3 ही टैंक थे। हर इजरायली जो अपंग नहीं था वो इजराइल का सैनिक हो गया। मिस्र की सेना जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट पोस्ट को जीत लेना चाहती थी। वो सिनाई पेनिनसुला के पूर्वी भाग से इजराइल में प्रवेश करती है। पहला निशाना दक्षिणी गाजा में स्थित कफरड्रोम नाम का एक यहूदी धार्मिक स्थल होता है। मिस्र के 8 टैंक और पैदल सैनिक यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जल्द ही इजराइल के एंटी टैंक गन और पेट्रोल बम के लगातार हुए हमलों के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है।
इसी तरह पास के एक किबुत्ज निरिम से भी मिस्र को लौटना पड़ता है। यहाँ इजराइल के 40 सैनिक मिस्र के 1000 सैनिकों को पीछे खदेड़ देते हैं। जब जमीन पर यह लड़ाई हो रही थी उस समय मिस्र की वायुसेना तेल अवीव पर हवाई हमला कर देती है, लेकिन मिस्र की वायुसेना गलती से अंग्रेज अधिकार वाले रमत डेविड एयरफील्ड पर बमबारी कर देती है, जिसके बाद ब्रिटिश फाइटर एयरक्राफ्ट मिस्र की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसी समय तक इजराइल की सेना भी हरकत में आ चुकी होती है। मई समाप्त होते होते मिस्र को अपने सभी पायलट और फाइटर प्लेन से हाथ धोना पड़ता है। जमीन पर याद मोयर देचाज नाम के एक किबुत्ज पर मिस्र की सेना हमला करती है। इजरायली सैनिक 5 दिन तक उनका सामना करते हैं और भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन अंत में इजराइल को पीछे हटना पड़ता है। मिस्र के पैदल सैनिक तेल अवीव की ओर बढ़ते हैं। तेल अवीव से 38 किलोमीटर पहले एक स्थान इस्दुत पर हॉल्ट करते हैं। संकट की इस घड़ी में इजराइल की सहायता करने के लिए चेकोस्लोवाकिया सामने आता है। चेकोस्लोवाकिया से खरीदे गए 4 फाइटर प्लेन की मदद से इजराइल ऑपरेशन प्लेशेट लॉन्च करता है। जमीन पर मिस्र के 2500 सैनिकों को रोकने के लिए 2000 इजरायली सैनिक तैनात हो जाते हैं और मिस्र तेल अवीव पर कब्जा करते करते रह जाता है। जॉर्डन की तरफ इजराइल अब अरब लीजन का सामना कर रहा था। शुरुआत में अरब लीजन वेस्ट बैंक के भीतर बड़ी आसानी से दाखिल हो जाता है। 18 मई को लगता है कि परिस्थिति इजराइल के हाथों से निकल जाएगी, जब ब्रिटिश अफसरों वाली अरब लीजन की सेना जेरूसलम पर कब्जा करने के साथ साथ वहां मौजूद सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है। इसके साथ ही वो जेरूसलम को जोड़ने वाली एक अति महत्वपूर्ण सड़क को अपने कब्जे में ले लेती है, जिससे जेरूसलम में स्थित इजरायली सैनिकों को मदद पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है। इसी समय जेरूसलम के दक्षिण में स्थित रमत रखल किबुत्ज पर मिस्र के सैकड़ों सैनिक भी अटैक करते हैं। डेविड बेन-गुरियन इस परिस्थिति से निपटने के लिए इजरायलियों को जेरूसलम की ओर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। इसमें ज्यादातर लोग साधारण नागरिक ही थे और जॉर्डन की सेना में ब्रिटिश सैनिक भी थे। 10 जून तक इजराइल जेरूसलम तक राहत और मदद पहुंचाने के लिए एक दूसरा रास्ता बना लेता है। उत्तरी इजराइल में गलीली नाम का पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्षेत्र एक तरफ सीरिया और एक तरफ लेबनान से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में इराक, सीरिया और लेबनान की सेना एक साथ आगे बढ़ती है। इराकी सेना जेनिन, नबलास और तुलकर्म पर कब्जा करके मध्य इजराइल में स्थित नातानिया की तरफ बढ़ रही होती है। इस युद्ध के बाद इराकी सेना और आगे नहीं बढ़ पाती है, बस एक स्थान पर ही बंद के रह जाती है। 15 मई को सीरिया की सेना सी ऑफ गैलिली के चारों ओर बसे किबुत्ज पर हमला करने के लिए भीतर प्रवेश करती है। ये किबुत्ज उनकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी टक्कर देते हैं। सीरिया की सेना केवल जिमाक को ही जीत पाती है और कुछ समय बाद वहां से भी उन्हें पीछे हटना पड़ जाता है। 11 जून को यूनाइटेड नेशन के प्रयासों के कारण 4 सप्ताह का युद्ध विराम शुरू हो जाता है। यह युद्ध विराम दोनों पक्षों के लिए फिर से अपनी ताकत जुटाने का एक मौका होता है। इजराइल इस समय अपनी शक्ति बहुत बढ़ा लेता है। उसकी सैन्य क्षमता पहले से दुगनी हो जाती है और समुद्र के रास्ते से चेकोस्लोवाकिया उसको भारी मात्रा में हथियार पहुंचा देता है, जिनमें राइफल, टैंक और गोलियां शामिल होती हैं। इजरायली सेना पहले से और भी घातक हो जाती है। युद्ध विराम समाप्त होने पर मिस्र, जो कि दक्षिणी इजराइल में स्थित नेगेव की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका था, हमला आरंभ करता है। बाद में इजराइल इस क्षेत्र से मिस्र को पीछे खदेड़ देता है। 18 जुलाई 1948 को यूएन द्वारा दूसरा युद्ध विराम कराया जाता है। तब तक इजराइल 1000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी कब्जा कर लेता है। 15 अक्टूबर से युद्ध और ज्यादा हिंसक होने लगता है, जब इजराइल की वायुसेना मिस्र के कब्जे वाले भाग में बमबारी शुरू करती है। इस बमबारी में गलती से एक रिफ्यूजी बस्ती में भी बम गिर जाता है और कई निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है। अंत में मिस्र गाजा तक ही सीमित रह जाता है। दिसंबर आते आते तो इजराइल की सेना इन्हें सिनाई पेनिनसुला तक खदेड़ देती है। बाद में ब्रिटिश दबाव के कारण इजराइल वापस आ जाता है। उत्तरी भाग में ऑपरेशन हिरम लॉन्च किया जाता है। उसके चलते केवल 60 घंटों में इजराइल 800 अरब सैनिकों को बंदी बना लेता है। इजराइल न सिर्फ सीरिया और लेबनान को बाहर खदेड़ता है, बल्कि 5 मील लेबनान के अंदर भी दाखिल हो जाता है।
साल 1949 शुरू होते होते अरब देशों को यह आभास होने लगता है कि अब युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। 6 जनवरी को मिस्र शांति की मंशा जताता है और खुद गाजा पट्टी रखकर नेगेव की पहाड़ियों वाला भाग इजराइल को सौंप देता है। इस तरह धीरे धीरे सभी देश शांति का प्रस्ताव रखते हैं और इजराइल भी उनके भूभाग उन्हें वापस लौटा देता है। आज के समय में वेस्ट बैंक के नाम से जाने वाला भूभाग जॉर्डन के हिस्से में आ जाता है। इस तरह इजराइल और अरब देशों के बीच का ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई ये तो पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन हार किसकी हुई? इराक, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन या लेबनान, किसकी? या एक और भी मुल्क था जो अब कहीं नहीं दिख रहा था, फिलिस्तीन। जी हाँ, फिलिस्तीन की इसमें हार हुई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।